बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया जाए तो इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल से पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करता चलूँ वन डायमेंशनल मोशन, जिसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस हो या ये सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस हो, तो ऐसी टाइप ऑफ मोशन जो है उसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल। लेकिन अगर ऐसा मोशन जो एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी इक्वली प्रोसीड हो, तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं टू डायमेंशनल मोशन का। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और अपनी हाइट को भी मुसलसल चेंज कर रहा है। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ इलस्ट्रेशंस को स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पहले दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से थ्रो करते हैं। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ये उसकी बेसमेंट है। अब पहला केस ये कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उस हाइट पे पकड़ के सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करेगा, और डाउनवर्ड फॉल करने का एक पैटर्न होगा। अब देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf को हम V कंसीडर कर लेते हैं। Vi 0 है क्योंकि हमने बॉडी को ड्रॉप किया। A इज इक्वल टू G और टाइम T। अब लेट्स से कि एक सेकंड के बाद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी 20, तीसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी 30। सीक्वेंस ये है कि जब ये बॉल वर्टिकली ड्रॉप की जाएगी तो हर सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। चेंज क्यों होगी? क्योंकि देयर इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी केस को अगर हम ड्रॉप से थ्रो केस में चेंज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में VIX वेलोसिटी दी जाए, यानी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बॉल इसी तरह स्ट्रेट मूव करेगी? ऑब्वियसली नो। जैसे ही ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को छोड़ेगी, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस पाथ में मूव करवाएगी। अब इस टोटल पाथ में क्या चेंजिंग्स आएंगी उस पे आपने ध्यान देना है कि याद रखें, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, but there is an acceleration along y-axis ay that is equal to g। जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यानी टाइम टू टाइम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी यानी Vy है, स्टार्टिंग में तो हमने कोई Viy नहीं दिया, Viy इज इक्वल टू 0, बट आफ्टर द लीविंग दैट पॉइंट ये वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से एक फॉलिंग बॉडी की जो रफ्तार है वो मुसलसल इंक्रीज करती। सो इस डायग्राम से हमने जो रिजल्ट जहन में रखना है वो ये कि when a body falls from top of a building thrown in a horizontal direction, its x component of velocity remains same, but its y component of velocity keeps on increasing with respect to time. Why? Because ax is equal to 0 and ay is equal to g. Next concept is this,
कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप और एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो ग्राउंड तक पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा। याद रखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो फॉलिंग टाइम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने टाइम में ये ड्रॉप्ड बॉल जमीन पर पहुंचेगी उतने ही टाइम में ये थ्रोन बॉल जमीन पर पहुंचेगी। सो आप कह सकते हैं कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी एक बॉल को ड्रॉप करें या एक बॉल को थ्रो करें, both will reach the ground at the same time. Secondly, अब अगर हम एक बॉल को ड्रॉप या थ्रो करने के बाद, लेट्स से हम इसे थ्रो करते हैं, ये जानना चाहें कि ये बॉल कितनी हाइट कवर करके या कितने टाइम में एक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो लेट्स से हम पहले दो डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। सीक्वेंस का बॉल लाइन टू लाइन ये होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम बट वर्टिकल कंपोनेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब हम डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर हमें एक्स एक्सिस में फाइंड करना है तो हम एस की जगह एक्स लिखेंगे। इनिशियली हमने प्रोवाइड किया था वी आई एक्स और साथ टाइम टी, और आपको याद हो कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, लिहाजा हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, वी आई एक्स पर और टाइम टी पर। अब ये टाइम टी कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, यानी y। s की जगह मैं लिखूंगा y। कोई वेलोसिटी नहीं दी गई थी अलोंग y एक्सिस स्टार्ट में, तो 0 प्लस 1/2 a की जगह पर हम लिखेंगे g और फिर साथ टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 g टी स्क्वायर। हाइट फाइंड कर सकते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर से। मोस्टली हमें हाइट पता होती है, लिहाजा यहां से टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है √2 y/g, और सिंपली यू कैन राइट इट एज √2 h/g। और यही वो फॉर्मूला है जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ चुके हैं कि आप इसे यूं भी लिख सकते हैं h/5, और यू कैन से दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √रूट ऑफ हाइट। अब यही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की कि टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हाइट पर। यानी आपके पास डिफरेंट हाइट से अगर बॉल्स को थ्रो किया जाएगा सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड से, तो जो बॉल सबसे ज्यादा हाइट से फॉल करेगी उसी को ग्राउंड तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये दो इक्वेशंस x इज इक्वल टू वी टी और y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये किस तरीके से इस्तेमाल में आ सकती हैं, इनको कैसे यूज किया जा सकता है, उस पे एक नजर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैदान जंग में एक टैंक है, जिस टैंक को किसी बॉम्बर जेट फाइटर प्लेन ने निशाना बनाना। अब इस फाइटर प्लेन की ग्राउंड से जो हाइट है उसको हम h कंसीडर कर लें। लेट्स से ये किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से vi(x) एक मिसाइल को थ्रो करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड। नाउ व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल हिट द ग्राउंड? वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस x अकॉर्डिंग टू हाइट h। सो x फाइंड करने के लिए vi(x) इंटू टी इक्वेशन यूज होगी, और हाइट या टाइम फाइंड करने के लिए हम t इज इक्वल टू √2 h/g की इक्वेशन यूज करेंगे। सो जहां भी ऐसा केस है जिसमें टॉप से किसी चीज को थ्रो किया जाएगा तो दोनों चीजें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी, उसमें हाइट भी और उसमें टाइम जो है, ये तीनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद के साथ यूज होंगी। सो इस केस को समराइज करें तो जो चीजें हमने इस केस में अंडरस्टैंड की वो ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से थ्रो करें, ax 0 होने की वजह से vix बराबर है vfx के। There is no change in horizontal component of velocity, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मुसलसल इंक्रीज करता है क्योंकि देयर इज एन एक्सेलरेशन ay विच इज इक्वल टू ग्रेविटी। फिर सेम हाइट से थ्रो किए गए तमाम ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज रखते हों, सब ग्राउंड तक सेम टाइम में पहुंचेंगे। टाइम तब डिफरेंट होगा जब हाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। और फिर ये दो इक्वेशंस आपको इस पैरामीटर को सॉल्व करने में मदद देंगी। x इज इक्वल टू vix इंटू टाइम एंड y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। सो ये केसेस वो हैं जब एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि जब एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए और वो ग्राउंड तक ही वापस आए। इसमें भी कुछ वही कॉन्सेप्ट्स दोबारा से यूज होंगे कि ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू g। अब हमें इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को भी देखना है। तो लेट्स से कि इस प्रोजेक्टाइल को इस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया। सिंस ये वेलोसिटी कोई ना कोई एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, सो हम यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन है vi cos थीटा और ये लाइन है vi sin थीटा। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं vi इज इक्वल टू vix इज इक्वल टू vi cos थीटा, viy is equal to vi sin theta. Through the motion
वेलोसिटीज किस तरीके से चेंज होंगी, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए टी। अब चूंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो वी एफ एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स। वही सेम कॉन्सेप्ट कि थ्रू आउट द मोशन the horizontal component of velocity will remain same, but Vfy is equal to Viy plus At। here Vfy हमें फाइंड करना है, Viy है Vi sin थीटा। अब प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस जी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। इस माइनस फैक्टर से एक चीज ध्यान में रखें कि वी आई साइन थीटा ये है इनिशियल वेलोसिटी, और इसमें से हर सेकंड के बाद ये फैक्टर माइनस होगा प्रोडक्ट ऑफ जी टी। अब कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहां पर ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखिए वी एक्स में साफ नजर आ रहा है कि ये वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, लेकिन यहां पर एक बात नजर आ रही है कि माइनस, चूंकि एक क्वांटिटी इसमें से माइनस हो रही है, सो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पहुंचकर जो वेलोसिटी है उसे जीरो होना है। अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से मेंशन करूंगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है उसके साथ क्या होता है। अब देखिए हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स मिल गए, तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी एफ एक्स स्क्वायर plus Vf y square. Now what happens? Number one concept is this कि during the projectile motion पहले हाफ में जो vertical component of velocity है वो डिक्रीज करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, और फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद इट स्टार्ट इंक्रीजिंग while moving towards the ground। और हर पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन द सेम केस, इनिशियल हॉरिजॉन्टल और फाइनल हॉरिजॉन्टल विल रिमेन सेम, जबकि जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। फर्स्ट डिक्रीज और देन इंक्रीज में, अब देखें अगर हम बात करते हैं वेलोसिटीज की, तो ये कंपोनेंट, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ या ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, एंड y कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। अब हम वेक्टर्स में एक चीज पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट जीरो हो जाए तो क्या मैग्नीट्यूड जीरो होगा? द आंसर इज नो। यहीं पर एक सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को वन डायमेंशनली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो होती, बट याद रखें ये मोशन है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब इसमें एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। अब जीरो हो रहा है सिर्फ वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं हो रहा। लिहाजा अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, y जीरो हुआ है, x जीरो नहीं हुआ, लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट रिमेन सेम, y कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो नहीं होती, मिनिमम कंसीडर होगी, जीरो कंसीडर नहीं होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो डिफरेंट केस आता है या जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखें हमने तीन चीजें डायग्रामिकली देखनी है। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हर पॉइंट पर सेम है और ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही एग्जिस्ट कर रही। स्टार्ट में ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टॉप पर हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल जीरो है। सो
टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एग्जैक्ट 90 डिग्री पर या आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब तीन बातों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, Vx, Vy एंड A। Vx throughout the motion remains same, Vy first decrease then increase and acceleration accordingly या according to या relative to Vx throughout the motion remains same। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे Vx और A के दरमियान या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है और वो टॉप पॉइंट है। इसी तरह प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किन पॉइंट्स पर मिनिमम होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से एक आइडिया आपने जनरेट करना है जिसको मैं फर्दर कुछ पॉइंट्स के साथ एलेबोरेट करूंगा अभी। और पॉइंट ये है कि हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है और वो है VI cos थीटा। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, और एक है हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यहाँ पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है और लैंडिंग पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम। मोमेंटम मैक्सिमम, मोमेंटम मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, चूंकि यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम नहीं होती, लिहाजा वेलोसिटी, मोमेंटम और के ये तीनों चीजें मैक्सिमम नहीं होगी। हाँ, अब इसमें वेरिएशन आएगी तो ये वेरिएशन एंगल पे डिपेंड करती। फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन एंगल पे मैं आपको ये चीजें अगर डिस्कस करके दूं, लेट्स से 60 डिग्री पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो V at highest point will be V cos 60 which is equal to V by 2. P is equal to M V cos 60 again V by 2. K is equal to 1 over 2 M V square यानी 1 over 2 M V square divided by 4, क्योंकि cos 60 होगा 1 by 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा 1 by 4। अब देखें कि 60 डिग्री पर हमने एक चीज टेस्ट की है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ हो गई है, मोमेंटम भी मैक्सिमम का हाफ हो गया और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से 4 गुना कम हो गई, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रही। मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टिल देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी will be minimum, momentum will be minimum and kinetic energy will be minimum according to the angle given in this phenomena। ये चंद चीजें जानने और समझने के बाद अब हम 3 मेजर फैक्टर्स जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं वो है हाइट, टाइम और रेंज। हाइट VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। टाइम इज इक्वल टू 2VI साइन थीटा ओवर g एंड रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। Range is also sometimes written as 2VIX VIY divided by G, and range is the product of X component and Y component of velocity with respect to gravity, or sometimes it is also stated that range is directly proportional to the initial horizontal component of velocity। किसी बॉडी को जितनी आप इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे वो इतना ही दूर जाके गिरेगी। अब हाइट टाइम के रिलेशंस, इसका एक पैक्ट रिलेशन बनता है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। सिमिलरली हाइट और रेंज के रिलेशंस पे आ जाएं तो हम पढ़ते हैं कि रेंज
इज इक्वल टू हाइट एट 76 डिग्री। इसी तरह रेंज या मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट 45 डिग्री। You can also write that R is equal to R maximum sin 2 theta, या आप लिख सकते हैं R is equal to R maximum tan theta। अब R maximum 4 times of H है, तो R can be written as 4H into tan theta। और अगर आपने हाइट और टाइम का रिलेशन जानना हो तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू R बाय 4 cot थीटा, 1/10 विल बी cot थीटा। सो टाइम से रिलेशन के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टोटल टाइम है वो 2 टाइम्स ऑफ वी आई साइन थीटा। इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द टाइम तक हमें यूज होगा वी आई साइन थीटा ओवर जी, और फिर नेक्स्ट हाफ तक भी वी आई साइन थीटा ओवर जी। जो दोनों हाफ्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब इन्हीं सारी नोटेशंस को हम देखें तो वेलोसिटीज हमने पढ़ी, एफ एक्स रिमेन्स इक्वल टू एफ वी आई एक्स। वाई कंपोनेंट में इनिशियल है वी आई साइन थीटा और फाइनल है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अगर इसे ड्यूरिंग डाउनवर्ड में लाएंगे तो फिर ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमने फाइंड करना हो तो डिवाइड एफ वाई बाय एफ एक्स एंड tan इनवर्स। एक और चीज कि एंगल हम एक्स एक्सिस के साथ देखें तो ये इक्वेशन बनेगी tan इनवर्स y ओवर x वेलोसिटीज। अगर एंगल y एक्सिस के साथ देखना हो तो इक्वेशन बनेगी tan इनवर्स x component divided by y component of velocity. So these relations will further discuss time taken to vi sin theta over g and time taken to maximum height vi sin theta over g. Maximum distance which a projectile cover in horizontal direction is vi square over g into sin 2 theta. अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, कि अगर आपने सेम स्पीड के साथ एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर और एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर लॉन्च किया है तो रेंज दोनों की सेम होगी। 30 और 60 में क्या रिलेशन है? एक चीज के 30 को 60 में ऐड करें तो आंसर आता है 90। सिमिलरली वो दो एंगल्स जिनका सम 90 बने उन पे रेंज हमेशा इक्वल होगी, जैसे 25 और फिर 75 या 65, इन दोनों को ऐड करने से आंसर 90 डिग्री आएगा। और भी शॉर्टली अगर आपको कहा जाए कि थीटा पर रेंज आर है तो 90 माइनस थीटा एंगल पर भी रेंज जो है वो आर के इक्वल होगी। इसमें फर्दर कि आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय 4 tan थीटा, या आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h। here 4h is equal to r maximum when theta is 45 degrees. Ranges are same for two complementary angles theta and 90 minus theta, इन दोनों पे ranges जो हैं वो same होंगी। So it's a two dimensional motion with acceleration in one dimension. At highest point the angle between velocity and acceleration, मैंने explain किया इसको कि ये कैसे 90 डिग्री होता है। अब वो फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एक तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेंज और हाइट इक्वल होते हैं एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री। वो एंगल्स जो 45 से इक्वल अमाउंट में ज्यादा और इक्वल अमाउंट में कम होंगे उन पे रेंज होगी इक्वल, जैसे 30 और 60, और 45 पे जो रेंज होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती। और अगर एयर रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करती है तो फिर जो आइडियल पाथ है वो फॉलो नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेंज है और जो हाइट है वो दोनों मुतासिर होंगे और जो पाथ है वो शॉर्टर हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करने वाली एक टर्मिनोलॉजी है कि अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला क्वेश्चन है कि एक बॉल को u2 वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली अपवर्ड और एक दूसरी बॉल को 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो व्हाट आर द चांसेस
कि ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड करें, इनके कोलाइड करने का चांस इस फैक्ट में है, लेट्स से दिस इज द आंसर, कि इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में, या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज वेलोसिटी है वो u2 के इक्वल होना चाहिए, यानी u1 sin 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू u2। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u1 एज 2 टाइम्स ऑफ u2। A projectile is fired with velocity u, making an angle theta with horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? अब initial vertical component of velocity है u sin theta and finally it becomes 0. So change will be final minus initial, that will be u sin theta. So हमारे पास जो right answer आएगा वो magnitude of the velocity आ जाएगा, that is u sin theta. A particle is thrown with the velocity u at an angle alpha with horizontal. Another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha from the vertical. यानी एक पार्टिकल को हमने ऐसे एंगल पर थ्रो किया है जो अल्फा विद हॉरिजॉन्टल है और एक जो अल्फा विद वर्टिकल है। सो हम कह सकते हैं कि हमने जो एंगल्स लिए हैं वो हैं अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। So ratio of time of flights of two particles will be, अब टाइम में एक दफा हम इक्वेशन पुट करेंगे, जैसे t1 है तो हम साइन अल्फा लिख देंगे, लेकिन t2 के लिए हम लिखेंगे साइन 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉज अल्फा के इक्वल। सो द रेशियो ऑफ 2 टाइम्स t1 over t2 will be tan अल्फा या tan अल्फा रेशियो 1 और ऑप्शन C will be the right option. Which of the following sets of factors will affect the horizontal distance covered by an athlete in long jump? Range is equal to velocity of projection square multiplied by sine 2 into theta. So velocity and angle both will affect, so the direction in which he leaps and the initial speed in direction angle both are important. If two bodies are projected at 30 degree and 60 degree respectively with the same velocity, then 30 और 60 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी 30 और 60 को ऐड करने से हमारे पास 90 भी बनता है। और हमने पढ़ा था कि रेंजेस थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है, यानी 30 और 90 माइनस 30 दोनों पे रेंजेस इक्वल होंगी, सो देयर रेंजेस आर सेम। Figure shows 4 paths of kicked footballs. Ignoring the effect of air resistance on the flight, rank the parts according to initial horizontal velocity component highest first. अब रेंज जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ग्राफ 4 पर हमें नजर आ रहा है। सो इस सीक्वेंस को देखेंगे, सबसे ज्यादा रेंज 4 की है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। सो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 4 की, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। 4 bodies P, Q, R and S
are projected with equal velocities having angles of projection 15, 30, 45 and 60 degree with horizontal. The body having shortest range. Range मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज पर. सो वो एंगल जो 45 से बहुत ज्यादा दूर एग्जिस्ट करेगा गिवन एंगल्स में, उस पर रेंज सबसे कम में होगी. जैसे 30 और 60 ये दोनों 45 के करीब एंगल्स हैं और दोनों पे रेंज वैसे भी इक्वल होती. सो 15 डिग्री इज द ओनली एंगल जिस पे रेंज सबसे कम होगी. सो P इज द राइट आंसर. A particle covers 50 meter distance when projected with initial speed. On the same surface, it will cover a distance when projected with double the speed. Note the relation के range is directly proportional to u square. So, when the new speed is to be found, आप ये रेशियो बना लें r2 by r1, u2 by u1. So r2 will be equal to 4 times of r1 or 50 multiplied by 4, 200 meter will be the right answer. A bullet fired from a cannon with a velocity. If angle is 15, g is 10, then the range. Just apply the formula u square या vi square sin 2 theta over g and you will get the velocity. Right answer is beta. A projectile thrown with a speed v at angle theta and range r on the surface of earth. For same v and theta, its range on the surface of moon. Remember gm is equal to ge divided by 6. चांद पर ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, लिहाजा चांद पर जो रेंज होगी वो 6 गुना ज्यादा होगी. सो इसमें 6 times of r will be the right answer. A projectile is thrown into space so to have maximum horizontal range. R maximum is equal to 4 times of h and it happens at 45 degrees, or you can say that height is equal to R maximum divided by 4. Taking the point of projection as origin, यानी जो point of projection है वो हमारा origin है. The coordinates of the point where the speed of the particle is minimum. Speed minimum होती है highest point पर, ये वो point है. इसके coordinates हमने बताने हैं. तो देखें range, total range है r, तो इस coordinate point तक जहाँ पे speed minimum है वहाँ पे हमारे पास horizontal coordinate हो जाएगा r by 2. और ये फैक्टर चूंकि हाइट है और हाइट हमने अभी देखा कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो हाइट होती है वो r मैक्सिमम बाय 4 होती है. सो r by 4 will be the coordinate along y axis and r by 2 along x axis. So option C will be the right option. The speed of projectile at highest point becomes 1 over under root 2 times its initial speed. अब 1 over under root 2 is actually the value of cos 45 degree. It means the angle is 45 degree और 45 डिग्री पे जो रेंज है वो मैक्सिमम है और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर या u स्क्वायर ओवर g. A large number of bullets are fired in all directions with same speed. What is the maximum area on the ground on which these balls will spread? Since balls को हर तरफ थ्रो किया गया है तो दे आर क्रिएटिंग अ सर्कल. अब सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. सो हियर पाई आर मैक्सिमम स्क्वायर, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर एज बीटा पाई यू स्क्वायर ओवर u4 over g square. A projectile thrown with an initial speed u at an angle 15 degree to the horizontal has range r. If the same projectile is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal with speed 2u, its range will be. Now we know that range is proportional to these two factors. अगर ये दोनों factors given है, speed भी और angle भी. अब आप ratios लिखेंगे u2 by u1, theta 2 by theta 1, r1 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर है 8 times of r1. The velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial value of projection.
वेलोसिटी हाफ तब होगी जब आप इसे 60 डिग्रीज पर लॉन्च करेंगे. रीजन, cos 60 is equal to 1/2 and we know that हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ यही होती है vi cos 60. सो पुट 60 डिग्री और आप 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा आपके पास रेंज का. A projectile is thrown from a point in horizontal place such that the horizontal and vertical velocity components are 9.8 meter per second and 96 meters per second. यानी horizontal component है अगर vi तो vertical component है 2 times of vi. अब हमें रेंज फाइंड करनी है तो देखें रेंज की इक्वेशन होती है 2 times of horizontal component vertical component divided by g. So we simply put the values and we will get the answer as 39.2 meters. The range r of a projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. अब यहाँ हमें एक रिलेशन दिया है कि दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है और हमें पता है कि रेंज सेम होती है जब थीटा हो एंगल और 90 माइनस थीटा हो. लेकिन इट ऑल्सो सेज कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट्स है वो h1 और h2 हैं. इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. हाइट h1 हम फाइंड करेंगे विद एंगल थीटा और हाइट h2 हम फाइंड करेंगे विद एंगल 90 माइनस थीटा जो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा. अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बनेगी. इस इक्वेशन में ये सारा फैक्टर जो है ये इक्वल है r के. सो 16h1h2 हियर ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा. 16h1h2 is equal to r square or r is equal to 4 times of under root h1 into h2. So here the relation is given r is equal to 4 h1 into h2. A grasshopper can jump maximum distance of 1.6 meter. It spends negligible time on the ground. How far can it go in 10 seconds? Distance is actually speed into time. So सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे जो गिवन है 1.6 मीटर और रेंज से हमें स्पीड मिलेगी वो मिल गई 4 मीटर्स पर सेकेंड. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए हम 4 cos 45 क्योंकि रेंज मैक्सिमम है तो cos 45 यूज होगा. ये आ जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्रासहोपर विल बी s is equal to vt. v है 2 under root 2, 10 है टाइम तो 20 under root 2 मीटर विल बी द राइट आंसर. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. With the same effort, he throws a ball vertically upward. The maximum height attained. अब यहाँ पर जो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो एंगल होगा 45 डिग्री. यही 45 डिग्री हम पुट करेंगे हाइट की इक्वेशन में and 50 meter will be the right answer. A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be. अब यहाँ पर टाइम हमें गिवन है 2vi sin theta over g is equal to 2 seconds. It means also we are given the vertical component as u sin theta is equal to 10. सो जब हम हाइट में इक्वेशंस पुट करेंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g तो 5 मीटर विल बी द राइट आंसर. इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड as height is directly proportional to the square of speed so height will increase 4 times as the speed is doubled. The maximum horizontal range of a projectile is 400. Maximum range again at an angle of 45 degree. The maximum height attained by it. R maximum is equal to 400 and R is equal to 4h cot theta. 400 into 4h cot 45 we get 100 meter. Same relation K h is equal to R maximum by 4. अब चाहे तो इसे इस मेथड से सॉल्व कर लें या चाहे डायरेक्ट ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करें. Two bodies are projected with same velocity. If one projected at 30 degree and other projected at 60 degree, the ratio of maximum heights angles के साथ आप रेशियो फाइंड कर लें h1 h2
थीटा 1 over थीटा 2 पुट करेंगे तो 1:3 will be the right answer. If time of projectile is 10 seconds, range is 500 meter, maximum height attained by it will be. Time 10 seconds है तो इस इक्वेशन से u sin थीटा हमारे पास है 50. अब हम हाइट में दोनों चीजें पुट करें तो 125 मीटर जो है ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा. Again, a ball is thrown at different angles with the same speed u from the same point. It has same range in both cases. If y1 and y2 be the heights in the two cases, then y1 plus y2. So y1 is height equation 1, y2 is height equation 2, sin square theta plus cos square theta. Here u square over 2g will be the simplification क्योंकि इसमें से u square over 2g कॉमन आएगा और sin square theta plus cos square theta होता है 1 के, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी ऑप्शन. A man in a train moving with a constant velocity drops a ball on the platform. The path of the ball as seen by the observer. ये एक शख्स ट्रेन में है, ये शख्स प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ये बॉल थ्रो की जाएगी तो इट विल हैव इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है. अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद v. If its initial ke is k, then the ke at highest point ke, yeah, k is equal to k 1 over 2 m v square cos square theta या cos square 60 डिग्री. तो 1 over 2 m square is equal to k, cos square 60 is equal to 1 by 4. तो at highest point the kinetic energy will be equal to k by 4. In the absence of air resistance, a stone is thrown from P at highest point is F, then the vertical component of acceleration at F. एक स्टोन को ग्राउंड से थ्रो किया गया है, सो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल होगी और एक्सेलरेशन उस पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा. एक्सेलरेशन स्टार्टिंग पॉइंट पर भी वही डायरेक्शन रखेगा. So acceleration will be same at all points at P and at F. At the top of trajectory of projectile, acceleration is g. It's neither maximum nor minimum. A body is projected at 45 degree with horizontal. Then ratio of range to maximum heights. 45 डिग्री पर हाइट और रेंज का जो रिलेशन है वो 1:4 है, एज r maximum is equal to 4h. तो यहां से ये रिलेशन डेवलप होगा. A body of mass 2 kg is projected vertically upward with velocity 2 meter per second. The kinetic energy of a body just before striking the ground, it will have a maximum kinetic energy. You can calculate it by 1 over 2 mv square. The acceleration of projectile along x-axis, there is no acceleration along x-axis, so answer will be 0. Projectile is fired at an angle alpha with horizontal. What are the horizontal and vertical components of velocity after time t? Here the horizontal component of velocity is v cos theta and vertical component is v sin theta minus gt after some time. So the most resembling option is C, u sin alpha minus gt and u cos alpha. R is equal to r maximum by 2. When the angle of projection is r is equal to r maximum sin 2 theta. We need the answer of sin 2 theta equals to 1 by 2. So sin 2 theta is equal to 1 by 2. 2 theta is equal to sin inverse 1 by 2 and theta will be equal to 30 divided by 2. Answer is 15 degree. Right answer is here 15 degree. For what angle of projection r is equal to h? R is equal to h at an angle of 76 degree. That's all about the questions of projectile motions. Thank you.